आप सभी को पता है कि हम राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने 60 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था और उसी के आगे हम आज 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप सभी को मैं जानकारी दे दूं कि इस चैनल पे हम लोग किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इकोनॉमिक्स का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको इकोनॉमिक्स से प्यार है, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के अगर आप कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इकोनॉमिक्स का, आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, प्रवक्ता बनने का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहाँ पे किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आयोजित किया जाता है उस पेपर को हम इस चैनल पे सॉल्व करेंगे। और इसी क्रम में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने 60 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, अर्थात पिछले पार्ट में हमने सॉल्व किया था। और इस पार्ट में हम 61 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कठोर मजदूरी दर तथा लोचशील मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपको बताना है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठोर मजदूरी, आपको बता दूं कि कठोर मौद्रिक मजदूरी तथा लोचशील मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन J.M. कीन्स ने किया था। और कीन्स सिद्धांत में अनैच्छिक बेरोजगारी की बात होती है, जिसे वास्तविक मजदूरी में कटौती करके मांग, उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि द्वारा समाप्त किया जाता है, ऐसा कीन्स कहते हैं। और कीन्स के अनुसार मुद्रा मजदूरियाँ दृढ़ हैं, मुद्रा जो मजदूरी है वो दृढ़ है। और कीन्सीय परंपरा के अंतर्गत 9 कीन्सीय अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा मजदूरियाँ दृढ़ता के आधार पर श्रम बाजार का नया कीन्सवादी सिद्धांत विकसित किया है। तो इसका ये थोड़ी सी व्याख्या है। और बाकी इसमें का जो कठोर मौद्रिक मजदूरी और लोचशील मूल्य सिद्धांत की जो बात की गई है, इसका प्रतिपादन J.M. कीन्स ने किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 क्वेश्चन। निम्न में कौन सा तत्व व्यक्तिनिष्ठ नहीं है जो लोगों को अपनी आय का कुछ भाग बचाने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। तो कीन्स के अनुसार ब्याज पूर्णतः एक मौद्रिक घटना है, पहला नंबर, आप सभी को पता है, और इसलिए यह मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। और उनके अनुसार, अर्थात कीन्स के अनुसार, ब्याज उपभोग, परित्याग, प्रतीक्षा अथवा समय अधिमान के बलिदान की कीमत नहीं है, बल्कि यह तरलता के त्यागने का पुरस्कार है। और तरलता, वित्तीय बुद्धिमत्ता और साहस ये व्यक्तिनिष्ठ तत्व है। तरलता जो है, वित्तीय बुद्धिमत्ता और साहस ये व्यक्तिगत है, अर्थात व्यक्तिनिष्ठ है। लेकिन आपको बताना है कौन सा नहीं है। यहाँ पे साहस, वित्तीय बुद्धिमत्ता और तरलता ये व्यक्तिनिष्ठ है, लेकिन ये जो ब्याज का दर है ये आपका व्यक्तिनिष्ठ तत्व नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, विकासशील देशों को हमारी परंपरा, अर्थव्यवस्था सिद्धांत और गैर आलोचनात्मक तरीके से नहीं अपनाना चाहिए, वरन इसे अपनी समस्याओं व रुचियों के अनुरूप परिवर्तित कर लेना चाहिए। यह कथन किसका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका गुन्नार मेडल का है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है, क्योंकि विकासशील देश में हमारी परंपरा, अर्थव्यवस्था सिद्धांत गैर आलोचनात्मक तरीके से नहीं अपनाना चाहिए, वरन इसे अपनी समस्याओं व रुचियों के अनुरूप परिवर्तित कर लेना चाहिए। यह कथन गुन्नार मेडल का है, अर्थात जी मेडल का है। और मेडल ने आर्थिक अल्प विकास तथा विकास का अपना सिद्धांत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समतलों पर प्रादेशिक असमानताओं के विचार के इर्द गिर्द निर्मित किया है। और इसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने अतिनिर्यात तथा प्रसरण प्रभाव की धारणा का प्रयोग किया है। ओके, तो प्रसरण प्रभाव, आपसे अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसरण प्रभाव किसने दिया था, तो गुन्नार मेडल ने दिया था। अतिनिर्यात भी जो है इन्होंने गुन्नार मेडल ने ही दिया था। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट HDR जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 का विषय क्या था। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, 2015 का। तो उस समय जो ये विषय था, उस समय मानव विकास के लिए कार्य इसका विषय रहा था। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी हाल ही में जो UNDP की मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो आप लोग इसको देख लेना। 2020 के अनुसार भारत को 131 नंबर पर रखा गया था, और इस समय भी 131 पे ही शायद है। इसको आप लोग क्लियर कर लेना।
ये डेटा चेंज होता रहता है, तो इस साल किस पोजीशन पे है अपना इंडिया, तो उसको देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार लैंगिक विकास सूचकांक GDI में भारत का क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे HDI के अनुसार जो GDI मानव विकास रिपोर्ट जो थी हमारी HDR, उसके अनुसार हमें लैंगिक विकास रिपोर्ट GDI बताना है, उसमें भारत का क्रम कौन सा था। तो भारत का क्रम उस समय 128, 130, 135, 136 इसमें ऑप्शन में है, तो उस समय भारत का जो क्रम था 130 था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होता है। उस 2015 की बात हो रही है यहाँ पे, अभी हाल ही में ये चेंज हुआ है डेटा, तो इसको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है मानव निर्धनता सूचकांक HPI 1 में निम्न में कौन सा अभाव दयनीयता का सूचकांक सम्मिलित नहीं है। तो 67 में आपको 66 में आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट HDR एक मिनट, हाँ HDR 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर है, और 2020 की इस रिपोर्ट में 189 देशों को उसके मानव विकास सूचकांक HDI की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। और मानव विकास 3 बुनियादी आयामों पर आधारित है। आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य जिसे जन्म के समय आयु प्रत्याशा से नापते हैं, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं आयु प्रत्याशा में वृद्धि करती हैं। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा ज्ञान या शिक्षा, जो दूसरा होता है वो ज्ञान या शिक्षा होता है, और तीसरा रहन सहन का स्तर होता है। तो जिसके माप के रूप में क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को लेते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हो जाता है। जन्म के समय 60 वर्ष तक जीवित रहने की संभावना, ये इसमें शामिल नहीं किया जाता, बाकी 1, 2 और 4 इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है मानव सामर्थ्य अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव सामर्थ्य अवधारणा ये अमर्त्य सेन ने इसको प्रस्तुत की थी, क्योंकि ये 1980 के दशक के दौरान ये अवधारणा विकसित हुई थी। और इस सिद्धांत में 2 केंद्रीय मानक मांगे गए, 2 केंद्रीय मानक इसमें मांगे गए। सबसे पहले भलाई की उपलब्धि व मूलभूत स्वतंत्रता है, और जिसके लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। वहीं दूसरा किसी व्यक्ति की वास्तविक क्षमताओं व अवसरों के भीतर कल्याण की व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा जो है अमर्त्य सेन ने कहा था। और इतना काफ़ी है। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 आर्थिक वृद्धि स्तर तथा सूची 2 सापेक्षिक आय असमानता में परिवर्तन का मिलान करके कोड की सहायता से आपको उत्तर देना है। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। तो ये थोड़ा सा आप इसको देखिए। प्रथम स्तर का मतलब होता है यहाँ पे वृद्धि, प्रथम स्तर इसमें 3 हो जाएगा, और द्वितीय स्तर में स्थिरता आ जाती है, और तृतीय स्तर में कमी आ जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। A का 3, B का 2 और C का 1, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 क्वेश्चन। भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना सुस्थिर विकास की यह परिभाषा किसने दी है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ब्रटलैंड रिपोर्ट, इसको ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये इसमें आपका 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में एक आयोग गठित किया और जिसकी अध्यक्षता नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड ने की थी, और उन्हीं के नाम पे इस आयोग को ब्रटलैंड आयोग व रिपोर्ट के नाम से भी कहा जाता है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक में कमी नहीं होनी चाहिए के विचार को क्या कहते हैं। तो इसके विचार को मजबूत सुस्थिरता कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक में कमी नहीं होनी चाहिए के लिए विचार को मजबूत सुस्थिरता कहते हैं। प्राकृतिक पूंजी को दुनिया की प्राकृतिक संपत्तियों के भंडार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें भूविज्ञान, मिट्टी, वायु, पानी और सभी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर वितरण के मध्य विपरीत संबंध का क्या कारण है। तो आपको बताना है कि अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि तथा वितरण के मध्य विपरीत संबंध का क्या कारण है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है संरचनात्मक परिवर्तन,
बिल्कुल है। परंपरागत तथा आधुनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व ये भी है। और अशिक्षित तथा अकुशल जनसंख्या, इनमें से सभी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी इसमें शामिल की जाती है। उद्योगों तथा व्यापार पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण आदि इन सब चीज़ों में शामिल किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपका परीक्षा में, विकास का लुईस का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्थर लुईस ने एक सिद्धांत दिया था जीवन निर्वाह का, कृषि जो क्षेत्र में संबंधित इनका सिद्धांत था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है विकास का लुईस सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विकास का लुईस सिद्धांत जो है यहाँ पे आपका आधुनिक क्षेत्र का अस्तित्व, आधुनिक क्षेत्र का अस्तित्व, श्रम की सीमित पूर्ति, तो श्रम की सीमित पूर्ति यहाँ पूछ रहा है कौन सा संबंधित नहीं है। तो विकास का लुईस सिद्धांत श्रम की सीमित पूर्ति से संबंधित नहीं है, बिकॉज लुईस जो थे वो श्रम की असीमित पूर्ति की बात करते थे। और अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र पाए जाते हैं, ऐसा इनका मानना था। एक निर्वाह क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, दूसरा जो है पूंजीवादी क्षेत्र जो पूंजी का निर्माण करता है। इनके सिद्धांत में कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी की बात की गई है, आधुनिक क्षेत्र का अस्तित्व की बात की गई है, आधुनिक क्षेत्र के अस्तित्व की बात की गई है, और जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्र की बात की गई है, लेकिन श्रम की सीमित पूर्ति नहीं, असीमित पूर्ति की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, फाई तथा रेनिस सिद्धांत की तीसरी अवस्था में आपको बताना है कि क्या होता है। फाई तथा रेनिस की तीसरी अवस्था में, तो फाई तथा रेनिस जो है श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था के विकास को 3 अवस्थाओं में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए, जो फाई तथा रेनिस हैं ये अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 अवस्थाओं की बात करते हैं, 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। प्रथम अवस्था में अदृश्य बेरोजगार श्रमिक जो कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं करते, ये जो प्रथम अवस्था में होते हैं कृषि में कोई वृद्धि नहीं करते। संस्थानिक मजदूरी पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है इनको। और द्वितीय अवस्था में कृषि श्रमिक जो कृषि उत्पादन में वृद्धि तो करते हैं किंतु पर्याप्त संस्थानिक मजदूरी से कम उत्पादन करते हैं। ओके, ये करते तो हैं लेकिन उतना उत्पादन नहीं करते, किंतु प्राप्त संस्थानिक मजदूरी से कम उत्पादन करते हैं। ऐसे श्रमिक भी औद्योगिक क्षेत्र में भेज दिए जाते हैं। यदि श्रमिकों का औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर स्थानांतरण किया जाता रहता है तो अंततः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब खेतिहर श्रमिक संस्थानिक मजदूरी के बराबर उत्पादन करते हैं। और इसी से तृतीय अवस्था प्रारंभ होती है जो उत्कृष्ट की अंतिम स्थिति है और आत्मजनक वृद्धि का प्रारंभ होता है, और कृषि मजदूर उनको मिलने वाली संस्थानिक मजदूरी से अधिक उत्पादन करते हैं। तो तीसरे में यहाँ पे आपका ये जो 73 नंबर है, यहाँ पे आपका ये बी नंबर राइट हो जाएगा, अर्थात कृषि मजदूर उनको मिलने वाली संस्थानिक मजदूरी से अधिक उत्पादन करते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हैरोल्ड ने उच्चतम वृद्धि करने योग्य वृद्धि दर को क्या कहा है? यहाँ पे आपको बताना है कि हैरोल्ड ने उच्चतम प्राप्त करने योग्य वृद्धि दर को क्या कहा है। तो स्वाभाविक वृद्धि दर आपका ये नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का एक यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे वृद्धि की प्राकृतिक दर समष्टि चरों पे निर्भर करती है, जैसे कि जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक साधन तथा पूंजी उपकरण। और इस वृद्धि की पूर्ण रोजगार दर अथवा वृद्धि दर की सामान्य दर भी कहा जाता है। पूर्ण रोजगार संतुलन वृद्धि के लिए जो जरूरी है वो GN बराबर GW बराबर G। एक ये छुरीधार की अवस्था भी है, कई बार पेपरों में ये पूछा भी गया है, तो आपको ये ध्यान देना है। अगर आपसे पूछे छुरीधार अवस्था कौन सी है तो GN बराबर GW बराबर G। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोमर के विनियोग के आय प्रभाव को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो जो डोमर का आय प्रभाव है ये डेल्टा वाई बराबर IS इंटू डेल्टा आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा हैरोल्ड का स्वर्णयुग संतुलन है? देखिए अभी हमने पीछे ही बात किया और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्वर्णयुग संतुलन कौन सा है। तो आप सभी को पता है स्वर्णयुग संतुलन GN, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया GW बराबर G, ये आपका स्वर्णयुग संतुलन होता है। स्वाभाविक वृद्धि दर, नेचुरल वृद्धि दर और आपका वारंटेड ग्रोथ रेट जो होता है, ये तीनों जब बराबर होते हैं
तो आपका स्वर्ण युग हो जाता है, ऐसा हाई रोड का कहना है। नीचे देखिए लिखा हुआ है निम्न में कौन सा सोलो के सिद्धांत में बाह्य निर्धारक कारक है। तो बाह्य निर्धारक कारक यहाँ पे सोलो के सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि दर है, ये बाह्य निर्धारक है। सोलो ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि यदि तकनीकी गुणांक परिवर्ती हो तो पूंजी श्रम अनुपात की प्रवृत्ति यह होगी कि वह अपने आप को समय बीतने पर संतुलन अनुपात की दिशा में समायोजित कर लेता है, और यदि श्रम से पूंजी का प्रारंभिक अनुपात अधिक हो तो श्रम शक्ति की तुलना में पूंजी तथा उत्पादन की वृद्धि अधिक धीरे धीरे होगी। और सोलो का विश्लेषण संतुलन पथ की ओर केंद्रित है, अर्थात स्थिर अवस्था की ओर केंद्रित है, चाहे वह किसी भी पूंजी श्रम अनुपात से क्यों न प्रारंभ हुआ हो, ऐसा सोलो अपने सिद्धांत में कहते हैं। 78 का क्वेश्चन देखते हैं, कॉल्डोर के सिद्धांत में तकनीकी प्रगति किस पे निर्भर करती है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉल्डोर के तकनीकी प्रगति किस पर निर्भर करती है कॉल्डोर के सिद्धांत में। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछे जाने लायक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, कॉल्डोर से संबंधित है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये टॉपिक है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका पूंजी संचय की जो दर है, पहला यहाँ पे राइट होता है, क्योंकि कॉल्डोर के सिद्धांत में तकनीकी प्रगति पूंजी संचय की दर पे निर्भर करती है, पहला। और कॉल्डोर ने जिस आय के वितरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसका महत्वपूर्ण स्थान आय वितरण के समष्टिपरक सिद्धांतों के साथ साथ आर्थिक विकास के सिद्धांतों में भी है। तो ये सिद्धांत आर्थिक विकास के सिद्धांतों में भी है, और इसका कारण यह है कि देश में विकास की दर आय के लाभों तथा मजदूरियों में वितरण पर निर्भर है। और कॉल्डोर ने सिद्धांत को केयन्सवादी वितरण का समष्टि सिद्धांत का नाम दिया है, क्योंकि उनके आय के लाभों तथा मजदूरियों के वितरण करने वाले तत्वों की व्याख्या के लिए केयन्स के सैद्धांतिक ढांचे या केयन्सवादी उपकरणों का उपयोग भी किया है। तो इसमें आपका 1 नंबर सही हो जाता है। 79 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, निम्न में कौन सा आंतरिक वृद्धि सिद्धांत का दृढ़ वृद्धि दर समीकरण है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लुकास के वृद्धि सिद्धांत में वृद्धि का मुख्य निर्धारक कौन सा है। तो लुकास आप सभी जानते हैं, लुकास ने जो है मानव पूंजी में निवेश की बात करते हैं। लुकास के बारे में अगर आप देखा जाए तो ये मानव पूंजी में निवेश के आधार पर एक अंतर्जात विकास मॉडल विकसित किया था लुकास ने। और लुकास का मानना था कि मानव पूंजी में निवेश से उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, ऐसा लुकास कहते थे। अंतर्जात विकास मॉडल अगर आपसे पूछा जाए तो लुकास ने दिया था। तो ये आपका मैं 80 क्वेश्चन तक इस वीडियो में सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप इसी तरह का अन्य लोक सेवा आयोग का पेपर पाना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अवश्य करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। अगले पार्ट में हम फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।